Okay, fine. So permutations and combinations. बाकी एक्सेप्ट आयुष एंड सुज्ञान, मुझे किसी और ने भी इसका सॉल्यूशन भेजा था. सो आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू कि आप ऑनलाइन सर्च करो, बट हाँ कुछ चीजें ऑनलाइन गलत दी हुई हैं, तो उसका बस ख्याल रखना है. टीपीपी थर्ड डिस्कशन हो रहा है. ओके इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं. पिछले वीक का क्वेश्चन था, गड़बड़ी हो रहा है. Okay. So person buys 12 packets of Vanish detergent. Each packet contains one coupon which bears one of the letters the word Vanish. If he shows all the letters of the Vanish, he gets one free packet without coupon. He gets one free packet without coupon. हाँ, वापस वो coupons नहीं दिए जा रहे हैं. If he gets exactly one packet, then number of different possible combinations of the coupon is. ठीक है. अब देखो यहाँ पर क्रिटिकल चीज जो लिखी हुई है वो ये है कि he is getting exactly one free packet. ठीक है. तो ज्यादा से ज्यादा कितने फ्री पैकेट्स मिल सकते हैं उसको? अगर ऐसे उसने 12, एक ज्यादा से ज्यादा 2 फ्री पैकेट्स मिल सकते हैं उसको. हाँ देखो तो, क्योंकि आपने 12 पैकेट्स, हाँ अगर आपने 12 पैकेट्स ले लिए, तो आपके पास 12 प्लेसेस है फिल करने के लिए. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. आपके पास 12 प्लेसेस हैं फिल करने के लिए. अच्छा भाई, ठीक है. तो यहाँ पर मैक्सिमम VANISH और VANISH, ठीक है, ऐसे 2 केसेस आ सकते हैं भाई. एक इस केस में उसको एक फ्री पैकेट मिल जाएगा और इस केस में भी उसको एक फ्री पैकेट मिल जाएगा, जब सारे के सारे कूपन्स उसको मिल जाएंगे वैनिश के. ठीक है. अब क्रिटिकल पार्ट जो है, जो बहुत सारे लोगों ने गलत किया है ऑनलाइन, वो ये है कि ये चीज गिवन है कि उसको एक फ्री पैकेट तो मिल ही रहा है, तो कॉन्स्ट्रेंट क्या है कि उसको दूसरा फ्री पैकेट नहीं मिल रहा है. उसको एक फ्री पैकेट तो मिल ही रहा है, उसको दूसरा फ्री पैकेट नहीं मिलना चाहिए. ठीक है, ये चीज समझ में आई भाई? एक फ्री पैकेट Yes, पक्का पक्का फ्री मिल रहा है. किसको किसको ये चीज समझ में नहीं आई? यहां पर लिखा हुआ है कि अगर उसने जाकर के कूपन दिखाया तो उसको एक फ्री पैकेट तो कम से कम फ्री मिल ही रहा है. ठीक है, तो हमारे लिए कांस्टेंट ये नहीं कि उसको एक पैकेट फ्री मिलना चाहिए, एक तो फ्री मिल ही रहा है, उसको 2 पैकेट्स फ्री नहीं मिलने चाहिए. और ऐसा एक ही केस होने वाला है जब उसको 2 पैकेट्स फ्री मिलने वाला है. चमका क्या? यस ठीक है. यस सर. अब मैंने मान लिया कि जो मेरा V है, जो मेरा A है, जो मेरा N है, जो मेरा I है, S है और H है, ये कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स आए, ये आइडेंटिकल नंबर ऑफ टाइम्स आएंगे. ठीक है, जैसे V हो गया तो V मैं मान ले रहा हूं कि आइडेंटिकल V's x1 टाइम्स ऑकर कर रहे हैं. आइडेंटिकल V's x1 टाइम्स ऑकर कर रहे हैं, पर आपको ये पता है कि ये x1 की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, क्योंकि एक फ्री पैकेट दे रहा है तो मिनिमम वैल्यू तो 1 होनी चाहिए. चमका ना भाई सभी को? yes sir. हाँ. यस सर. अब मैक्सिमम वैल्यू की बात नहीं करते, हम क्या कर रहे हैं भाई, तो डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन पे खेल रहे हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू की बात की जाएगी क्या भाई? नहीं, इंटीग्रल सॉल्यूशंस है, मैक्सिमम वैल्यू की बात नहीं की जाती. आपको याद होगा जब मैंने डमी वेरिएबल लिया था तब भी मैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू उसकी इंफिनिटी तक ले रहा था, इवन तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 11 तक ही जा रही थी. डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन में, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन में मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं खेलते हैं, मिनिमम वैल्यू पे खेलते हैं. अच्छा, सिमिलरली अगर उसको एक फ्री पैकेट मिल रहा है तो उसको कम से कम एक ए लेटर्ड वर्ड तो मिले, एक ए लेटर तो मिलेगा ही, ए का कूपन तो मिलेगा ही.
इसका मतलब ये जो a है, ये ऐसा मैं मान लेता हूं कि x2 नंबर ऑफ टाइम्स ऑकर कर रहा है, मतलब x2 एज ऑकर कर रहा है। हो सकता है उसको 2 a मिले हो सकता है उसको 3 a मिले हो सकता है उसको 4 a मिले हो, पर ये x2 की वैल्यू भी हमेशा 1 से तो बड़ी ही होगी, समझे? वैसे ही Yes, n sir. ऑकर कर रहा है x3 टाइम्स, और x3 की वैल्यू भी 1 से बड़ी, i ऑकर कर रहा है x4 टाइम्स, x ऑकर कर रहा है x5 टाइम्स, और h ऑकर कर रहा है x6 टाइम्स। ये सारे के सारे x1, x2, x3, x4, x5 और x6, इनकी मिनिमम वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से बड़ी होगी, क्योंकि एक पैकेट फ्री मिल जा रहा है उसको, दूसरा पैकेट फ्री नहीं मिलना चाहिए, ठीक है? तो अब तो बिल्कुल सिंपल सी कहानी है भाई, क्योंकि पैकेट्स टोटल कितने हैं? 12 हैं। तो ये जो जितने भी लेटर्स हैं, इनके रैंडम सम्स कितने होंगे भाई? इनके रैंडम सम्स कितने होंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 12. x4 प्लस x5 प्लस x6, इनके रैंडम सम्स होंगे 12, ठीक है? इनका सम हो जाएगा 12, लेकिन मिनिमम वैल्यू है 1। तो बस अब तो फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कैसे लगेगा भाई? 12 plus 12 minus 1 माइनस 1c 11 6 minus 1 r माइनस 1, ओके, तो ये हो जाएगा 11c5। चलो तो भाई जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं 11c5 कितना होता है। 11c5 कितना होता है? ओके, सो 11c5 निकालने के लिए मैंने क्या किया? 11 10 9 8 7, 5 कदम पीछे चले और नीचे भी 5 कदम चलना है भाई। सो 5 4 3 2 1, ओके, सो 5 2 जा 10 लेके चला गया भाई, और कुछ जाएगा क्या? 3 जा 9 जाएगा, और 4 2 जा 8 जाएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा 7 6 जा 42 इंटू 11। कितना आ जाएगा भाई 42 इंटू 11? 462 462, ठीक है? पर ये 462 केसेस में से एक केस ऐसा भी है जब VANISH VANISH हाँ 2 बार आ जा रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या हो जाएंगे? 461. टोटल नंबर ऑफ केसेस हो जाएंगे 462 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा आपका 461, ठीक है भाई? चमका गया? Yes, sir. Similar question is there in Singh's की book. That question is based on tide. Tide पे based है, उसका भी आंसर गलत लिखा हुआ है वहां पर, ठीक है? उन्होंने फॉर्मूला जो यूज किया यहाँ ना, पे समझता कैसे कि डिवीजन मेथड? डिवीजन मेथड तो ऐसे समझा जाएगा ना बेटा, ये जो v है आइडेंटिकल वीज कई बार आ रहे हैं, आइडेंटिकल एज कई बार आ रहे हैं, आइडेंटिकल एन कई बार आ रहे हैं, ठीक है? तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उनका एक फिक्स्ड नंबर है, उन सबका सम एक फिक्स्ड नंबर है। 12 पैकेट्स ही हैं, उन सबका सम v कितने भी बार आ जाए, a कितने भी बार आ जाए, a 0 टाइम्स भी आ सकता है, अगर एक भी फ्री नहीं मिल रहा होता तो a कितने बार भी आ जाए, n कितने भी बार भी आ जाए, इन सबका सम फिक्स्ड है, ठीक है? मल्टीनोमियल थ्योरम तक तो गए ही नहीं, इनका सम फिक्स्ड है। तो सम फिक्स्ड है और अपने अपने सेट में ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं, ठीक है? तो ऐसा समझ में आ गया डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। चमका गया? Yes, Yes, sir. sir. एक सेकंड मॉड्यूल लेके आता हूं, फिर आप डाउट्स पूछना। एक सेकंड। ओके, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन है हमारे डाउट में? फ्रॉम 15 कुछ तो हमने बीच में और भी डिस्कस कर लिया था। आई टोल्ड यू कि 20 से लेकर के Yes, sir. 23 तक का कोई बहुत ज्यादा सेंस नहीं बनता, तो वो क्वेश्चंस को अभी हमने स्किप किया है। 19 से शुरू की करना, 19 से लेकर के और 40 के बीच में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं डाउट्स में भाई? Number 26. क्वेश्चन नंबर 26। 19 हो गया क्या आप लोगों से? Yes, sir. So I guess the answer in the back is given wrong. अच्छा, आंसर गलत Sir, दिया है? पीछे answer is mostly D. It is like kind of cover. सर दिखने Yes, का आंसर। Sir, there is one thing.
if we want that answer, like statement 2 में there is one word which is violating one this. It is basically if a work has two independent parts. Independent होता है तो then we add ना sir. तो हाँ मैंने भी वैसे ही सोचा सर। नहीं नहीं नहीं, इंडिपेंडेंट So होता है that is where it is going wrong. तो पहले इंडिपेंडेंट का मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट का मतलब है कि वो वाला एक काम खत्म हो जाना चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। हाँ, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर मतलब पहले वाले का इफेक्ट, इसलिए मुझे 19 डिस्कस करना है। बहुत बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं। 19 का आंसर करेक्ट है। 19 में आंसर स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 ऑब्वियसली सेम लेसन से। अरे आपको तैयार होना है, ठीक है, आपको तैयार होना है। आपके पास 5 शर्ट्स हैं ऑप्शन में और आपके पास 4 ट्राउजर्स हैं ऑप्शन में पहनने के लिए। तो क्या 5 शर्ट आपके डिपेंडेंट हैं? आप जो 4 ट्राउजर्स चूज करने वाले हो उस पे डिपेंडेंट नहीं है। दोनों आउटकम्स इंडिपेंडेंट है। आप 5 पॉसिबल वेज में शर्ट्स चूज कर सकते हो और 4 पॉसिबल वेज में ट्राउजर्स चूज कर सकते हो। पर काम कब खत्म होगा? जब दोनों को पूरा का पूरा काम कब खत्म होगा? जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इवन तो दोनों इंडिपेंडेंट हैं, मल्टीप्लिकेशन आएगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। तो स्टेटमेंट 2 तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो मैं शुरू करूंगा क्वेश्चन नंबर 19 से, क्योंकि बहुत क्रिटिकल सा पॉइंट है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, वो गलती करते ही हैं लोग, ठीक है। सो आई विल स्टार्ट विद 19 के अलावा और कौन कौन से क्वेश्चंस डाउट में है? 26, 24 तो कल ही डिस्कस किया ना sir. 26. 25th, सर 34 25th, 26th एंड 34, ठीक है। ओके, 32 भी मुझे बोला गया है। ऋषिकेश 32 भी है बेटा डाउट में? हाँ सर 32 वो आंसर रॉन्ग है। ठीक है, 302400 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट वन इज 32 के अलावा और कौन सा डाउट में है भाई? 40 और कौन सा है? 31 कल ही डिस्कस किया। ऐसे क्यों करते हो बेटा? पहले डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 31। ओके, मैं क्वेश्चन नंबर 31 डिस्कस नहीं करूंगा। इसके अलावा ओके, और कौन सा है? 40 40। यस 40 40 किसका डाउट है? सर मेरा का नाम क्या है? प्रज्वल। हाँ, प्रज्वल से शायद नहीं बना होगा, ठीक है। ओके, सो इतने ही क्वेश्चंस हैं डाउट में भाई, ठीक है। वी शैल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है, मैं केवल स्टेटमेंट 1 देखूंगा क्योंकि स्टेटमेंट 2 आपको खुद भी समझ में आ रहा है कि सही हो गया, मैंने एक एग्जांपल से समझा दिया। इसमें बोल रहा है द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 स्टूडेंट्स फ्रॉम 12 स्टूडेंट्स। ओके, सॉरी, हाँ 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है और मेरे पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं 6 गर्ल्स और 6 बॉयज, ठीक है। 6 गर्ल्स और 6 बॉयज, ठीक है। अब देखो, डबल सिलेक्शन का, डुप्लीकेट सिलेक्शंस का केस है यहाँ पर। आप ऐसा बोल रहे हो और ऑप्शन भी, क्वेश्चन भी ऐसा बोल रहा है कि आपको मिनिमम 3 लड़कियां चूज करनी है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो भाई? आपने 6 में से 3 लड़कियां चूज कर ली, तो उसके बाद बचे कितने लोग भाई? उसके बाद बचे 6 में से 3 लड़कियां चूज कर ली, तो 3 लोगों को आपने चूज कर लिया, तो बच गए 9 लोग, ठीक है। 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो गए। और उनमें से अब आप अगर कोई भी 9 में से 2 चूज कर रहे हो, अगर आप बाकी बचे हुए 9 में से 2 कोई भी 2 चूज कर रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कम से कम 3 लड़कियां तो आ चुकी हैं, तो फिर ऐसा हो सकता है कि वो दोनों ही लड़के हों, या दोनों में से एक कोई लड़की हो, या वो दोनों में से दोनों लड़कियां हों, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि हाँ हमारा काम खत्म हो जा रहा है, ठीक है। 3 लड़कियां मिनिमम चूज कर ली थी, उसके बाद जो बचे बाकी जो 9 लोग बचे हैं उनमें से कोई 2 लोगों को हम चूज कर रहे हैं, ठीक है। सो 9 डिस्टिंक्ट स्टूडेंट्स में से 2 लोगों को चूज कर रहे हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी आर गोइंग टू चूज ईदर 1 गर्ल, तो 4 लड़कियां हो जाएंगी तब भी वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और 2 गर्ल्स, 5 लड़कियां हो जाएंगी तब भी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना कि लग तो रहा है लॉजिकली कि चीजें सही हो जा रही हैं, लॉजिकली तो लग रहा है कि चीजें सही हो जा रही हैं। अच्छा, अब देखो, मैं मान लेता हूं कि मेरे जो 6 लड़कियां हैं उनके नाम क्या क्या हैं, आप ही बोल दो नाम क्या क्या हो सकते हैं। निहारिका, जया, हाँ, सीमा, रेखा,
जया और सुषमा, और 6 लड़कियां, निर्मा भी हो सकता है, और एक रोज। ठीक है, ये मेरी 6 लड़कियां हैं। ओके, तो जब मैं इन 6 में से कोई भी 3 लड़कियों को चूज कर रहा हूं, ठीक है अथर्व, 6 में से कोई भी 3 लड़कियों को चूज कर रहा हूं, ठीक है, तो कौन कौन सी लड़कियां चूज कर ली मैंने? अथर्व एक एक कोई सिनेरियो दे, कौन कौन सी 3 लड़कियां चूज कर ली? जया, हाँ, जया, रेखा और जया, सुषमा। जया, रेखा, रेखा, 3 लड़कियां ना, और तीसरी कौन है? रोज। रोज, क्योंकि रोज इंडियन नहीं है। हाँ ठीक है, जया, रेखा और रोज को मैंने चूज कर लिया। ओके ओके ठीक है, अब मैं ऐसा मानता हूं कि मैंने 4 गर्ल्स को चूज किया है, तो 3 गर्ल्स तो मेरे पहले वाले सिलेक्शन में आ गई होंगी, और बाकी बचे हुए 9C2, जो बाकी 9C2 हैं, उनमें से अब एक लड़की आने वाली है, और ठीक है, तो वो एक लड़की कौन है? सुज्ञान, सुज्ञान बोल। सीमा। सीमा, सीमा। ठीक है। अच्छा, अब मैं ऐसा एक केस बोलता हूं, जब मैं पहले 6 में से 3 लड़कियों को चूज करना हो, तो मैंने चूज किया होगा जया, रेखा और सीमा, और जो बचे हुए 9C2 में से एक लड़की हो सकता है जो चूज हो रही होगी, वो हो रही होगी रोज। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि ये दोनों हमें एक्चुअली परम्यूटेट नहीं करना है, हमें तो सिलेक्शन करने हैं। ठीक है, और ये वाला सिलेक्शन और ये वाला सिलेक्शन बिल्कुल आइडेंटिकल है, क्योंकि एट द एंड अगर आप 4 लड़कियों को चूज कर रहे हो, तो 4 आइडेंटिकल, 4 सेम लड़कियां चूज हो रही हैं। समझ में आ रही है चीज भाई? मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि मान लो वो ये बोल रहा है कि एटलीस्ट 3 लड़कियां चूज हो रही हैं, तो उनमें से एक केस ऐसा भी होगा जिसमें 4 लड़कियां चूज हो रही हैं। अब 4 लड़कियां जब हम चूज कर रहे हैं आउट ऑफ 6, इफ यू आर सेलेक्टिंग 4 गर्ल्स, तो वो 4 गर्ल्स में आइडेंटिकल सिलेक्शंस हो जा रहे हैं। आइडेंटिकल सिलेक्शंस ये वाला हो गया कि पहले जो 3 चूज की वो जया, रेखा, रोज थी, और जो 4th लड़की चूज की हमने वो सीमा थी। ऐसा भी हो सकता है कि पहली 3 लड़कियों में जया, रेखा, सीमा हो जाए, और जो 4th लड़की है वो रोज हो जाए। तो ये दोनों आइडेंटिकल सिलेक्शंस हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। आप बोलोगे सर अगर ऐसे नहीं करते तो फिर कैसे करते हो? तो आपको कुछ कुछ पता है। हम कौन कौन से केसेस लेते भाई? हम लेते केसेस 6 में से जब 3 लड़कियों को चूज कर रहे हैं और बाकी 6 में से 2 लड़कों को चूज कर रहे हैं, या फिर 6 में से जब 4 लड़कियों को चूज कर रहे हैं और बाकी बचे हुए 6 लड़कों में से एक लड़की को चूज कर, उल्टा बोल रहा हूं, एक लड़के को चूज कर रहे हैं, और या फिर 5 लोगों को चूज करना है ना, तो 6 में से 5 लड़कियों को चूज कर लिया, तो बस हो गई लड़कियां चूज। 5 स्टूडेंट्स को चूज करना है, तो ये केसेस हो सकते थे। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले से आंसर क्या होता है? ऊपर वाले से आंसर हमेशा बड़ा आएगा, क्योंकि आप ऊपर वाले में डुप्लीकेट सिलेक्शंस कर रहे हो, एक सिलेक्शन को 2 बार काउंट कर ले रहे हो। ठीक है, तो देखो, तो 6C3 क्या हो जाएगा भाई? 6 × 5 × 4 अपॉन 3 to 1, 3 × 2 × 1, और 9C2 हो जाएगा 9 × 8 अपॉन 2 × 1। तो ये कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया? इसमें कम आ रहा है क्या? इसमें कम दिख रहा है। 5 4 20, हाँ 36 10 360 ही दिख रहा है। डबल सिलेक्शंस कहाँ काउंट हो रहे हैं फिर? अच्छा, नीचे वाले को चेक करते हैं, क्योंकि मुझे नीचे वाला बड़ा लगने लग गया है। 5 4 20/2 दैट इज 10, और 9 8 72/2 दैट इज 360। नीचे वाले में बड़ा आ रहा है क्या? चेक करना तो एक बार, तब लॉजिक गलत हो जाएगा। 6C3 is 6 × 5 × 4 upon 3 × 2 × 1, just a minute, 3 × 2 × 1 होगा ना यहाँ पर? 3 × 2 × 1 होगा, 3 × 2 × हाँ, तो 720 के आसपास तो नहीं आएगा, क्योंकि 6C3 है ना, तो नीचे वाले में 720 को क्रॉस नहीं कर पाएगा, 720 को कभी क्रॉस नहीं कर पाएगा। देख लेते हैं। सो ये हो जाएगा, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ ना, 6C2 का मतलब 15 होता है, समझ रहे हो ना? 6C2 is 15, Yes. 6C4 is 15, 6C1 is 6, और 6C5 is 6। ठीक है, तो ये दे देगा 20 × 15 दैट इज 300 प्लस 90 प्लस 6। ठीक है,
तो कुछ डबल सिलेक्शंस हो गए। कितने डबल सिलेक्शंस हो गए आपको दिख रहे हैं, 720 माइनस 396 डबल सिलेक्शंस हो गए। चमका क्या, कहां पर गलत हो रहा था? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 19। बहुत क्रिटिकल है, ऐसा लगता है कि सही हो रहा है पर गड़बड़ हो जा रहा है क्योंकि हम केवल सिलेक्शंस कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 है। सीधा सीधा इसलिए क्योंकि 4-5 क्वेश्चंस तो करवा दिए और कुछ क्वेश्चन स्किप किए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या हो रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 25, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जब समेशन आ जाता है तो दो ही तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। पहला तो पास्कल्स रूल, बिल्कुल आंख बंद करके सोचना पास्कल्स रूल है। यहां पर पास्कल्स रूल नहीं लगेगा और इतना बड़ा समेशन है तो कहीं ना कहीं डायगोनल कैंसिलेशन होगा। ठीक है, डायगोनल कैंसिलेशन या पास्कल्स रूल। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 25 में अभी के लिए है ए एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस 1, n अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1। अच्छा, और मुझे निकालना है समेशन n इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के 50 तक n इज इक्वल्स टू 1 to 50 an। अच्छा ठीक है, तो कहीं ना कहीं an को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। an को मुझे ब्रेक ऐसा करना पड़ेगा सच दैट की डायगोनल कैंसिलेशन होने लग जाए, सच दैट की बीच में एक नेगेटिव साइन आ जाए। ऑब्वियसली ऐसा एक और क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, वैसा ही क्वेश्चन है। आप वहां पर भी याद करोगे, वहां पर मैंने r को ब्रेक किया था r प्लस 1 माइनस 1 में। यहाँ पर कैसे ब्रेक करेंगे भाई? यहाँ पर ऊपर वाले n को ब्रेक करना है। n plus 1 minus 1 ऊपर वाले n को n प्लस 1 माइनस 1 दिया और नीचे में फैक्टोरियल n प्लस 1 ले लिया। तो ये ऊपर वाले से नीचे वाले को डिवाइड करेंगे तो पहला वाला टर्म बनेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल n, क्योंकि n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 है, और दूसरा वाला टर्म बनेगा माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1। ऐसा दिखने लग जाएगा। बस अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। जब आप n की वैल्यू 1 रखोगे, जब आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। चेंजेस आते रहेंगे भाई। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ भाई, आवाज क्लियर आ रही है ना? सर आवाज कट हो रहा है। अभी 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 चेंज किया है, अभी आने लग जाएगा क्लियर। हाँ, अब आने लग जाएगा क्लियर। ओके, तो हाँ, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यह आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर 2 रखेंगे तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर 3 रखो 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4। और अब आपको ट्रेंड पता चल गया। जब ट्रेंड पता चल जाए तो फिर अप टू सो ऑन अप टू 1 अपॉन, जब 50 रखेंगे तो फैक्टोरियल 50 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 51। अब कैंसिलेशंस होंगे, डायगोनल कैंसिलेशंस होंगे, डायगोनल कैंसिलेशंस होंगे, डायगोनली कैंसिल करते जाओगे तो बचेगा, इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 51। ठीक है, उसका एलसीएम ले लो भाई, तो ये दे देगा फैक्टोरियल 51 माइनस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 51। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। आसान था। डायगोनल कैंसिलेशन दो ही तरह से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एनसीआर एनपीआर था नहीं तो पास्कल्स रूल तक गए नहीं, पास्कल्स रूल गए नहीं, तो इस पॉसिबल वे में सॉल्व हो जाएगा। डायगोनल कैंसिलेशन में समेशन चला जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 काफी आसान क्वेश्चन है। इसके लिए आपको केवल कॉम्बिनेट्रिक्स के फॉर्मूले पता होने चाहिए। यहाँ पर गिवन है n प्लस 1c n माइनस 2। किसका डाउट है भाई? ये माइनस n प्लस 1c मेरा n माइनस 1। मेरा भी है। हाँ, आपने इसको ट्राई कैसे किया? जिसका भी ये डाउट है उसने ट्राई कैसे किया इसको? तो पहले मैंने r is equals to n minus 4 less than or equal to 600। वहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, वहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। आपको सोचना है कि n कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज ले सकता है, जहां तक भी लास्ट में बोल रहे हो। यहाँ पर ले लो इसको फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल n प्लस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 100। ठीक है, ये तो एनसीआर का फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो कुछ कुछ कॉमन आ रहा है, मुझे कॉमन दिख रहा है यहाँ पर फैक्टोरियल
n प्लस 1 मुझे कॉमन दिख रहा है, फैक्टोरियल n माइनस 2 मुझे कॉमन दिख रहा है और फैक्टोरियल 2 मुझे कॉमन दिख रहा है। तो जो टर्म्स बच जाएंगे वो बच जाएंगे यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 100। ओके, यहाँ से अगर आप एलसीएम ले लोगे तो हो जाएगा n माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 टू द फैक्टोरियल 3 लिख लो, और फैक्टोरियल n माइनस 1 बन जाएगा। डिनोमिनेटर में n माइनस 1 जब n माइनस 2 से मिलेगा तो फैक्टोरियल n माइनस 1 दे देगा, और न्यूमरेटर में है फैक्टोरियल n प्लस 1। दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 100। दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 100। ठीक है, अब इसके बाद इसको ऐसा लिख सकते हैं भाई, n प्लस 1 इंटू n माइनस 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 600, क्योंकि n प्लस 1 और n कॉमन लिया तो फैक्टोरियल n माइनस 1 ऊपर में क्रिएट हो गया। अब ऑब्वियसली आपको समझ में आना चाहिए कि पहले तो इनइक्वालिटी और दूसरी चीज की एक वेरिएबल तो है वो क्यूबिक इक्वेशन तक जा रहा है, पर वो ले तो कौन कौन सी वैल्यूज सकता है भाई, वो हमेशा वैल्यूज ले सकता है इंटीग्रल वैल्यूज, तो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज। तो आपको केवल यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना है भाई। आप देखो ऑप्शंस में है 9, 8 और 5। ठीक है, तो मैं एक बार n की वैल्यू 9 रख के सब्स्टिट्यूट करता हूँ। अगर n की वैल्यू 9 रखेंगे, अगर n की वैल्यू 9 रखेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 9 जा 90, और 9 रखा तो 9 5 जा 45। 9 सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, वहां पर नंबर ऑफ टर्म्स बोला गया है, मैंने तो एक रैंडम वैल्यू चूज कर ली। 9 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? हाँ, 9 सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या 10 सेटिस्फाई कर रहा है। मिनिमम वैल्यू n की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? n की वैल्यू मिनिमम वैल्यू 4 हो सकती है। ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल जहां पर भी n माइनस 4 है, नहीं, n की मिनिमम वैल्यू 5 हो सकती है। मिनिमम वैल्यू तो 5 हो सकती है। ठीक है, सो n कैन टेक वैल्यू एज 5। n शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। ये किसको किसको समझ में आया भाई? n की वैल्यू 5 ही होनी चाहिए। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? 5 या 5 से बड़ी होनी चाहिए। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया भाई? मुझे सर एक बार बता दो ना। देखो तो अगर आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू 1 रखोगे तो, अच्छा नहीं, n की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए। n माइनस 4 तो टर्म इधर क्रिएट हो रहा था। मुझे n की वो वैल्यू लेनी है जिससे कि नंबर ऑफ चॉइसेस हमेशा मेंटेन्ड रहें। यहाँ पर ये मैंने नहीं देखा था। तो देखो तो आप 5 में से अगर n की वैल्यू 4 ले लेते हैं तो आप आउट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो। पर अगर आप n की वैल्यू 2 से छोटी लोगे, अगर आप n की वैल्यू 1 लोगे, तो इसका मतलब आप 2 ऑब्जेक्ट्स में से -1 ऑब्जेक्ट चूज कर रहे हो, उसका कोई सेंस नहीं बनता। अगर आप n की वैल्यू 2 लेते हो तो उसका मतलब आप 3 ऑब्जेक्ट्स में से एक भी ऑब्जेक्ट चूज नहीं कर रहे हो, उसका सेंस बन सकता है। ठीक है, उसका सेंस बनता है। तो n की मिनिमम वैल्यू में 2 मान लेता हूं। n की मिनिमम वैल्यू में 2 मान लेता हूं। वो n-4 से मत डालो, वो तो एक नेगेटिव वैल्यू दे देगा। नेगेटिव वैल्यू भी 600 से छोटी है। जो n की वैल्यूज डिफाइन हो रही हैं वो ऊपर NCR NPR से डिफाइन होती है। ठीक है, तो n की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 2। n की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 2। ओके, अभी मैंने 9 सब्स्टिट्यूट किया था, अब मैं 10 रख के देखता हूं। मैं इसी इक्वेशन में 10 रख के देखता हूं। तो देखो तो इसी इक्वेशन में अगर आप 10 रखोगे तो आ जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 10 माइनस 4 दैट इज 6। ठीक है, तो 660 आ रहा है। मतलब n की वैल्यू 10 नहीं रख सकते। n की वैल्यू 10 नहीं रख सकते तो n की क्या क्या वैल्यूज रख सकते हैं भाई? 2 से लेकर के 9 तक सारी की सारी वैल्यूज रख सकते हैं। तो 1 को छोड़ करके 1 से लेकर के 9 तक 9 वैल्यूज थी, जिसमें 1 को निकाल दिया, तो n की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? n इज इक्वल्स टू हो सकता है 2 3 4 5 6 7 8 9 9। ये सारी वैल्यूज ले सकता है। 8 वैल्यूज, n की 8 डिस्टिंक्ट वैल्यूज हो सकती हैं भाई। ओके, चमका भाई, समझ में आया? इसमें डाउट नहीं होना चाहिए था। यहाँ से डिफाइन करते हैं, बस इतना क्रिटिकल चीज याद रखो। 26 के बाद वो 2 को ग्रेटर देन 2 वाला स्टेप चमक में मतलब याद नहीं है। ठीक है, अभी से मत भूलना भाई। जो मिनिमम वैल्यू रहती है, कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था, यहीं से डिफाइन की थी। 26 हो गया भाई, 26 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32, अच्छा क्वेश्चन नंबर 32 में ऐसा कुछ है। क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है कि वी हैव 7 men and 3 women
and women occupy even places. Women are going to occupy even places. सभी जिनके लिए भी feasible है अपने वीडियोस ऑन कर लें। अच्छा यासर देख तो विमेन को इवन प्लेसेस पे बैठाना है, ठीक है, तो मतलब मेन को मैंने ऐसा बैठा दिया, मेन 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 4 5 6 7, हाँ, तो देख तो इनके बीच में कितने स्पेसेस क्रिएट हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7। अभी मैंने जहां जहां पर रेड लाइन बनाई है वो इवन प्लेसेस हैं, वो इवन प्लेसेस हैं, ठीक है। तो मैं सारे के सारे अगर मेन को फैक्टोरियल 7 वेज में बैठा दूं और जो बाकी बचे हुए विमेन हैं उनके लिए इन 7 में से कोई 3 प्लेसेस चूज कर लूं जो इवन प्लेसेस ही होने वाले हैं और फिर फैक्टोरियल 3 वेज में उन्हें भी बैठा लूं, तो ये सेटिंग अरेंजमेंट सही होगी या नहीं होगी? तो लगता है कि सही होनी चाहिए। लगता है कि सही होनी चाहिए ना? ऐसा बहुत लोगों को लग रहा है क्या? नो सर, सर 5C3 होता है। 5C3 होगा। हाँ सर 5C3 होगा। 5C3 होगा, लेकिन मैं ऐसा मान ले रहा हूं अभी कि मेरे पास कितने प्लेसेस हैं, मैंने ऐसा मान लिया मेरे पास 14 प्लेसेस हैं। अरे 10 लोग ही है ना भाई, 10 ही लोगों को बैठाना है ना, 14 लोगों को थोड़ी ना बैठाना है। 14 प्लेसेस क्यों क्रिएट कर रहा हूं मैं? तो ये बेवकूफी कर रहा हूं मैं। तो ये वाला जो भी मैंने लिखा अभी ये गड़बड़ हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे केस में सिटिंग अरेंजमेंट कैसे, क्रिटिकल क्वेश्चन है याद रखना, इसलिए गलत वाला चीज भी बताया हूं भाई, वो क्यों गलत है वो तुम्हें समझ में आना चाहिए। ओके, अब बैठाना है भाई 10 लोगों को बैठाना है, तो कितने ऑड प्लेसेस कितने इवन प्लेसेस? एक ऑड प्लेस, ऑड प्लेस, ऑड प्लेस, ऑड प्लेस, ऑड प्लेस, 5 ऑड प्लेस और 5 इवन प्लेसेस, इवन प्लेस, इवन प्लेस, इवन प्लेस, इवन प्लेस और इवन प्लेस, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि महिलाओं को चाहिए इवन प्लेसेस, ओके, तो इन 5 प्लेसेस में तो अच्छा महिलाओं को चाहिए इवन प्लेसेस, महिलाओं को चाहिए इवन प्लेसेस, तो 5 में से मैं कोई भी 3 प्लेस चूज कर लूं, अगर इन 5 इवन प्लेसेस में से मैं कोई भी 3 इवन प्लेसेस चूज कर लूं, 5 इवन प्लेसेस में से कोई भी 3 इवन प्लेसेस चूज कर लूं, तो बाकी अब जो बचे हुए मेन हैं वो ऑड प्लेस पे भी जा सकते हैं और इवन प्लेस पे भी जा सकते हैं, क्योंकि 3 इवन प्लेस तो मैंने ऑलरेडी चूज कर लिए हैं, ठीक है। तो बाकी जो बचे हुए मेन हैं वो ऑड प्लेस पे भी जा सकते हैं और इवन प्लेसेस पे भी जा सकते हैं, पर इन तीनों विमेन को मुझे अरेंज भी करना पड़ेगा, तो फैक्टोरियल 3 वेज में अरेंज भी कर दिया। तो विमेन को मैंने बैठा दिया, यहाँ पर बहुत उल्टी चीज हो रही है, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन विमेन के ऊपर थी और उन्हें ही पहले बैठाया जा रहा है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन कुछ रह नहीं गई। अगर मैं ऐसा करता कि मुझे मेन को पहले बैठाना रहता, तो मेरे पास दिख तो रहे हैं 5 ही ऑड प्लेसेस और मुझे उनको कोई 2 इवन प्लेसेस भी देने पड़ते, ठीक है। तो आप पहले वो 2 इवन प्लेसेस चूज करते भाई कि कौन से 2 इवन प्लेसेस दिए जा रहे हैं उन्हें, और फिर बाकी 5 ऑड प्लेसेस पर वो बैठने ही वाले हैं और उनके टोटल अरेंजमेंट्स हो जाते हैं फैक्टोरियल 7। उससे बेटर मैंने क्या समझा कि ठीक है, विमेन के ऊपर कॉन्स्ट्रेंट है और मैंने इवन प्लेसेस ऑलरेडी देख रखे हैं, मुझे दिख रहा है कि ये इवन प्लेसेस हैं, तो मैंने क्या किया, इन 5 में से कोई 3 इवन प्लेसेस चूज करके विमेन को बैठा दिया, और अब जितने भी प्लेसेस बच गए उन सारे के सारे प्लेसेस पे मेन बैठ सकते हैं। तो सारे के सारे प्लेसेस पे अगर मेन को बैठा सकते हो तो फिर कितने पॉसिबल वेज में, क्योंकि अब आपको 7 बचे हुए प्लेसेस में से प्लेसेस चूज नहीं करने, अब आपको उनको केवल बैठा देना है, अब प्लेसेस चूज नहीं करने, तो आप केवल उनको बैठा दोगे फैक्टोरियल 7 वेज में। अब इसका आंसर मुझे बोला गया है 302400 आ रहा है, वो ऑप्शन ए जो है वो 30240 दिया हुआ है, इसका आंसर आ रहा है 302400। ये याद रखो, फैक्टोरियल 7 होता है 5040 शायद, और 5C3 हो जाता है 20 और ये हो जाता है 6, निकाल सकते हो, ये हो जाता है 5040, ये हो जाता है 6 और ये हो जाता है 5 4 20/2 दैट इज 10। तो 5 6 30, हाँ 3 यहाँ तक जाएगा, प्लस एक और 0 आ जाएगा उसके साथ, ठीक है भाई। चमका क्या? क्वेश्चन नंबर 32 आई गेस सभी ने सॉल्व किया था, द ओनली प्रॉब्लम वाज देयर विद द आंसर वाला पार्ट, ठीक है, आंसर वाला पार्ट में प्रॉब्लम था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 32। 34 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, हाँ क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है कि एक एग्जाम हुआ,
एक एग्जाम हुआ और उस एग्जाम में 3 सेक्शंस थे। अब आप खुद सोचो, अपना बोर्ड एग्जाम याद करो क्लास 10th में, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उसमें कितने सेक्शंस होते हैं, पर हाँ जब भी अलग अलग सेक्शंस होंगे तो अलग अलग मार्किंग स्कीम होगी। आर द सेक्शंस डिफरेंट और आइडेंटिकल? अगर 3 सेक्शन अलग अलग हैं, सॉरी अगर किसी एग्जाम में 3 सेक्शंस हैं तो 3 सेक्शंस आइडेंटिकल तो होंगे नहीं भाई, तीनों सेक्शंस अलग अलग। भाई एक में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 है, हो सकता है तीनों में 10 क्वेश्चन है, हो सकता है मार्किंग स्कीम अलग हो। अगर मार्किंग स्कीम भी सेम है तो वो सेक्शंस तो अलग अलग लिखे होंगे ना भाई। पहला वाला क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10, दूसरा वाला क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20, फिर 21 से लेकर के 30 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं यहां पर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 34 में कि मेरे पास एक पेपर हुआ, हमारा एक पेपर हुआ जिसमें है टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस 3। ठीक है, तो मैं उन सेक्शंस के नाम बोल देता हूं क्योंकि सेक्शंस डिफरेंट हैं। तो एक सेक्शन का नाम है सेक्शन ए, एक सेक्शन का नाम है सेक्शन बी और एक सेक्शन का नाम है सेक्शन सी। ठीक है, ओके, ये हो गए मेरे 3 सेक्शंस। ठीक है, मेरे 3 सेक्शंस हो गए। अच्छा भाई, हाँ ये हो गए मेरे 3 सेक्शंस। अब बोल रहा है कि कैंडिडेट हैज टू सॉल्व ओनली 5 क्वेश्चंस। ठीक है, 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन क्वेश्चंस डिफरेंट हैं। ठीक है, क्वेश्चंस डिफरेंट हैं, चूजिंग एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। अच्छा, अब देख सुनने जो तेरा डाउट है ना कि सर कब हमें पता चलता है कि हमें यूज करना है डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर आइडेंटिकल हो रहे हैं क्या? वो जो क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग है, वो जो क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग है। तो यहाँ पर x1 + x2 + x3 = 5 नहीं लेना होगा, समझ रहा है क्या? यहाँ पर इन क्वेश्चंस का सम तो 5 आने वाला है, तो सही सोच रहा है, पर क्वेश्चंस अलग अलग हैं। हाँ, जिस सेट में जा रहे हैं वो सेट्स भी डिस्टिंक्ट हैं और वो क्वेश्चंस भी अलग अलग हैं। वहां वैनिश में क्या हो रहा था, आइडेंटिकल वीज थे, आइडेंटिकल एज थे, आइडेंटिकल एन्स थे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, तो वो n + r - 1 CR - 1 वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। अच्छा, अब इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती हैं? एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो एक क्वेश्चन सेक्शन ए और बी से अटेम्प्ट करे और 3 क्वेश्चन सेक्शन सी से अटेम्प्ट करे। ठीक है, और ये इनके कितने पॉसिबल परम्यूटेशंस हो सकते हैं, मतलब ऐसा भी हो सकता है वो ए में 3 करे, बी में 1 करे, सी में 1 करे, या फिर बी में 3 करे, सी में 1 करे, ए में 1 करे। तो ये फैक्टोरियल 3 वेज में परम्यूट हो सकते हैं, जिसमें से 1 आइडेंटिकल हैं, किंतु इनकी टोटल परम्यूटेशंस हो सकती है अपनी 3। ठीक है, ये वाली चीज ऐसे भी आ सकती है, आप काउंट भी कर सकते हो, पर जब ढेर सारे सेक्शंस होते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है काउंट करने में। ये ऐसे भी हो सकता है 311 311 और 131 131। ठीक है, तो ये जो पॉसिबल परम्यूटेशंस हैं इन्हीं को मैंने रिप्रेजेंट किया है फैक्टोरियल 3/2 वेज में। फैक्टोरियल 3 वेज में उनको परम्यूटेट कर दिया, और क्योंकि 1 आइडेंटिकल है इसलिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है भाई? दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2 क्वेश्चन 1 2 2 हो सकता है। हाँ, 2 2 1 ये हो सकता है, और इनके भी पॉसिबल परम्यूटेशंस फैक्टोरियल 3/2 वेज में हो जाएंगे भाई। अच्छा भाई, इनके भी परम्यूटेशंस काउंट कर लिए, तो आपको करना क्या है? आपको क्या करना है, अगर आपको परम्यूटेशंस काउंट करने हैं, सभी सेक्शन में 5 ही क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है भाई? वो किसी एक सेक्शन से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा होगा, सॉरी, वो किसी एक सेक्शन में जिसमें 5 क्वेश्चंस हैं उनमें से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा होगा, फिर किसी दूसरे सेक्शन से भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा होगा, किसी तीसरे सेक्शन से फिर उसे 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, पर इनके आपस में परम्यूटेशंस 3 पॉसिबल वेज में हो सकते हैं। 3 फैक्टोरियल नहीं बेटा, 2 फैक्टोरियल। हाँ, 3 पॉसिबल वेज में हो सकते हैं, और काम खत्म हो जाएगा, उसने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। प्लस या तो वो पहले वाले सेट से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, दूसरे वाले सेट से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे और तीसरे वाले सेट से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, और इनके भी आपस में परम्यूटेशंस फैक्टोरियल 3/2 दैट इज 2 पॉसिबल वे में हो सकते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लो भाई, इन्हीं का सम हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज। चमका, तो ऑप्शन 2 में क्या गड़बड़ है? ऑप्शन 2 में तो वो गलत आंसर कैसे है? ऑप्शन 2 गलत आंसर कैसे है? ऑप्शन 2 कैसे आ रहा है आपका? सो मतलब जो 3 सेक्शंस है ना, ही शुड एटलीस्ट चूज 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन।
तो मतलब वो हम मान ले रहे हैं कि वो 3 क्वेश्चन तो हर एक सेक्शन से कर ही लेगा, तो उसके लिए चूज करने की जरूरत नहीं है सर। अब बचे 2 क्वेश्चंस सर, नाउ वी नीड टू चूज वो 2 क्वेश्चंस वो किस किस सेक्शन से करेगा, जैसा हमने यहाँ पे कंडीशंस लिए। मैं नहीं समझा, आप क्वेश्चन नंबर 34 का सेकंड ऑप्शन कैसे एडवोकेट कर रहे हो, कि वो एडवोकेशन कैसा, वो 3C1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो द 3C इट शोज दैट 3 क्वेश्चंस तो उसने कर लिए, 3C1 कैन बी आल्सो रिटन एज 3C2 सर। वो मतलब वो 3C1 क्या चॉइसेस हैं? 3 सेक्शंस में से कोई 2 सेक्शन, किसी 2 सेक्शंस को उसने चूज किया। हाँ, ये और बात उन सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। और सेक्शंस को नहीं चूज किया, आप शायद ये बोल रहे होगे कि उसको 3 क्वेश्चन, अच्छा अगर उसको कम से कम एक अटेम्प्ट करना है तो उसको तीनों सेक्शंस में से कोई एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही चुका है। यस सर। बोल रहे हो तो बाकी बचे हुए 12 में से वो हाँ। 4 चूज कर लेगा तो अटेम्प्ट कर देगा। नहीं सुनने यार, देख तो बाकी बचे हुए 12 में से जब वो 4 चूज कर रहा है तो पहले वाले में ही वो बाकी 4 भी चूज कर सकता है ना। अच्छा नहीं, बाकी बचे हुए 12 में से जब वो 4 चूज कर रहा है तो पहले तो जो बाकी 3, बचे हुए 12 में से वो 2 चूज कर लेगा ना, क्योंकि 3 उसने ऑलरेडी कर चुका है वो। बाकी बचे हुए 12 में से 2 चूज कर लेगा। हाँ सर, वो पहले 3 चूज किया है ना सर, हर एक पहले सेक्शन में से। नहीं, पहले 3 कैसे चूज हो रहे हैं? पहले 3 सेक्शंस चूज हो रहे हैं या पहले 3 क्वेश्चंस चूज हो रहे हैं? और पहले 3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। हाँ गलत है ना ये, क्योंकि हर एक सेक्शन आइडेंटिकल नहीं है ना, हर एक सेक्शन में क्वेश्चंस आइडेंटिकल नहीं है ना। तो जो पहले 3 चॉइसेस हैं, आप ऐसा मान ले रहे हो कि पहले सेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं, दूसरे सेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं और तीसरे सेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं वो आइडेंटिकल है उसके लिए। मतलब वो ऐसा मान लो, तुम जो पहला सिलेक्शन कर रहे हो, मैंने ऐसा मान लिया कि मेरे पास एक डिब्बा है, एक छोटा डिब्बा है, एक उससे थोड़ा बड़ा बॉक्स है और एक उससे भी काफी बड़ा बॉक्स है, ठीक है। और पहले वाले बॉक्स में 5 छोटे छोटे बॉल्स हैं, 1 2, चलो थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ये मान लो ये वाला बॉक्स है। और मैं ऐसा मान ले रहा हूं कि पहले बॉक्स में ये बॉल्स हैं 1 2 3 4 5, ये वाली बॉल्स हैं। दूसरे बॉक्स में 1 2 3 4 5 ये वाली बॉल्स हैं और तीसरे बॉक्स में 1 2 3 4 5 ये वाली बॉल्स हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस तो डिफरेंट हैं ही, बॉक्सेस भी डिफरेंट हैं, बॉल्स तो डिफरेंट हैं ही, बॉक्सेस भी डिफरेंट हैं। अब आप बोल रहे हो कि आप इनमें से, अब आप बोल रहे हो जो आप सिलेक्शन ले रहे हो, आप बोल रहे हो कि इस बॉल और इस बॉल में से आप कोई एक बॉल चूज कर ले रहे हो। पहले तो बॉल्स ही अलग अलग है भाई, बॉल्स ही अलग अलग हैं। उसके पहले जब आप बॉल्स चूज कर रहे हो तो ये सेकंड स्टेप है, पहले आपको वो बॉक्स चूज करना पड़ेगा आप जिसमें से एक बॉल चूज कर रहे हो। तो उसके लिए गिवन कंडीशन ये है कि आपको 3C1 से वो एक बॉक्स चूज करना है जिससे आप एक बॉल चूज कर रहे हो। बॉल्स डिस्टिंक्ट हो जा रही है ना, बॉल्स की आइडेंटिटी इस बॉक्स की आइडेंटिटी पर डिपेंडेंट है। हर एक बॉल की आइडेंटिटी उस बॉक्स की आइडेंटिटी पे डिपेंडेंट है और बॉल भी खुद डिफरेंट है, बॉल खुद भी डिफरेंट है। तो जब आप 3C1 कर रहे हो, जब मैं यहां पर 5C1 कर रहा हूं ना, तो 5C1 में उस 5 क्वेश्चंस की आइडेंटिटी सेम है कि वो सेम सेट से आ रहे हैं। पर जब आप 3C1 कर रहे हो तो उन तीनों बॉल्स या उन तीनों क्वेश्चंस की आइडेंटिटी अलग अलग हो जा रही है, क्योंकि वो अलग अलग बॉक्सेस से आ रहे हैं और अलग अलग क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। यस सर। हाँ ओके, लेकिन अच्छा हुआ कि आपने पूछा। एक बार फिर से सोचना सभी कि ये वाली चीज क्यों गलत हो जा रही है कि 12C4 से वो बाकी कोई भी क्वेश्चन चूज कर सकता है, क्योंकि वो जो आप 12 सिलेक्शंस, जो 12 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से सिलेक्शन कर रहे हो, वो 12 भी ऑलरेडी डिवाइडेड हैं। वो 12 की भी आइडेंटिटी अलग अलग है। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मुझे 12 में से कोई 4 क्वेश्चन चूज करने हैं और 12 डिस्टिंक्ट क्वेश्चंस हैं, उसमें से 4 क्वेश्चन चूज करने हैं, पर वो क्वेश्चंस की आइडेंटिटी अलग है। कुछ क्वेश्चन पहले वाले सेट में है, कुछ क्वेश्चंस दूसरे वाले सेट में, कुछ क्वेश्चंस तीसरे वाले सेट में। तो पहले तो आपको वो सेट चूज करना पड़ेगा जिससे आप चॉइसेस कर रहे हो, और फिर आपको वो क्वेश्चंस चूज करने पड़ेंगे, ठीक है। इस वाली चीज को बोलते हैं बेस थ्योरम, मतलब सेट टू वे प्रोसेस है। पहले ये चीज हो रही है और फिर इस चीज में ये वाला चीज हो रहा है, ठीक है। सेकंड ईयर में आता है, ठीक है। सर वो आंसर थोड़ा एक्सप्लेन करो ना, वो ऊपर वाला जो फाइनल आंसर। मैं ये वाली चीज अभी इरेज कर दे रहा हूँ, ये चीज गलत थी, पर इसको इसको आप बनाओ और समझो कि इसमें क्या गलत हो रहा है, कि हर एक बॉल की आइडेंटिटी अलग है क्योंकि वो एक अलग बॉक्स से आ रहा है, ठीक है। बना लो इसको साथ में भाई, वरना कंफ्यूज रहोगे। एक सेकंड में समझाता हूँ।
ओके, ऐसा बोला जा रहा है कि 5 क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करने हैं और हर एक सेट से कम 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो दो ही पॉसिबल वेज हो सकते हैं। अगर किसी एक सेट में 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया तो एम्प्टी सेट बनने वाला है किसी दूसरे सेट के लिए, तो 113 और 221 हो सकता है। अब 221 ऐसा भी हो सकता है कि वो 2 क्वेश्चन पहले वाले सेट से अटेम्प्ट कर रहा है, फिर एक क्वेश्चन दूसरे वाले सेट से अटेम्प्ट कर रहा है और 2 क्वेश्चन तीसरे वाले सेट से अटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो 221 है, इनकी टोटल परम्यूटेशंस हो सकती हैं फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, मतलब 3 परम्यूटेशंस हो सकती हैं इसके लिए भी और 3 परम्यूटेशंस हो सकती हैं इसके लिए भी, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि केवल वो केसेस ले रहा हूं जिसमें वो पहले वाले सेट से एक क्वेश्चन चूज कर रहा है, उसको सॉल्व कर रहा है, दूसरे वाले सेट से एक क्वेश्चन चूज कर रहा है और तीसरे वाले सेट से 3 क्वेश्चन चूज कर रहा है। फिर ये सेट्स, ये जो नंबर्स हैं, इनकी आपस में परम्यूटेशंस हो जाएंगी 3। सेट्स आपस में परम्यूटेट नहीं हो रहे हैं, उसकी चॉइसेस आपस में परम्यूटेट हो जा रही हैं, ठीक है। वैसे ही दूसरे वाले केस में भी हो जा रहा है कि सेट्स का परम्यूटेशन नहीं देख रहे हैं, उसकी चॉइसेस का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट कर रहा है उनकी चॉइसेस का परम्यूटेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो वो भी फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 वेज में पॉसिबल परम्यूटेशंस हो जाएंगी। चमका क्या ऋषिकेश? यस सर। हाँ ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन। वो बनाओ सभी, अभी नीचे बनाओ कौन सा वाला पार्ट गलत हो जा रहा है। ये क्या हो गया? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। लोग नहीं दिख रहे हैं मुझे। सर आप भी नहीं दिख रहे हो। मैं नहीं दिख रहा हूँ। हाँ ब्लैक हो गया है क्या? हाँ सर। यस Yes, सर। sir. कैसे करूँ? अभी कोई होस्ट बन जाएगा अगर मैं बाहर निकल जाऊंगा तो रिकॉर्डिंग बंद मत करना। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। Yes. Yes. रिकॉर्डिंग sir. बंद मत करना जो होस्ट बन जाएगा, ठीक है।